ये है वक्त मीडिया। जश्न अदब 3 सितंबर 2016 को उत्तराखंड के रुड़की के आईआईटी में पहुंचा तो 4 सितंबर 2016 को देश की राजधानी दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल में ऑर्गेनाइज किया जश्न अदब ने 5th इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल 2016 का 3rd फेज। जी हां, इस मौके पर हिंदी के जाने माने गीतकार गीत ऋषि डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब को साहित्य उत्सव अवार्ड 2014 51,000 रुपए से नवाजा गया। वहीं इस मौके पर जश्न अदब ने कई टॉपिक पर डिस्कशन ऑर्गेनाइज किए, जिसमें उर्दू की सांझा विरासत और इंतजार हुसैन, उर्दू तंजो मिजा और मुश्तबा हुसैन, हिंदी साहित्य एवं पत्रकारिता में पतन। इस मौके पर मशहूर मिजाह निगार जनाब मुश्तबा हुसैन की 2 किताबें मुश्तबा हुसैन बेहतरीन कॉलम्स और मुश्तबा हुसैन बेहतरीन सफरनामे का इजरा अमल में आया। वहीं जश्न अदब ने वॉइस पब्लिकेशन के डायरेक्टर जनाब रोहित कुमार मीत की हौसला अफजाई करते हुए उनके जरिए तैयार की गई वो किताब रिलीज की जो नाबीना यानी ब्लाइंड लोगों के लिए ब्रेल लिपि में है। खास बात यह है कि नाबीना या ब्लाइंड लोगों के लिए ये वो पहली पोएट्री बुक है जिसमें डॉक्टर अशोक चक्रधर और डॉक्टर बशीर बद्र की गजलों और कविताओं का कलेक्शन है। मीडिया जगत की जानी मानी शख्सियत जनाब राहुल देव साहब, पत्रकारिता जिनके लिए सिर्फ पैसा नहीं बल्कि समाज में बदलाव लाना है, ऐसी सोच रखने वाले एनडीटीवी इंडिया के जाने माने जर्नलिस्ट जनाब अभिज्ञान प्रकाश साहब, अपने हास्य व्यंग के जरिए पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाले हिंदी के जाने माने कवि पद्मश्री डॉक्टर अशोक चक्रधर साहब। जी हां, ये तीनों दिग्गज इकट्ठा हुए जश्न अदब के 5th इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल 2016 के 3rd फेज में। डिस्कशन था हिंदी साहित्य और पत्रकारिता में पतन। इस टॉपिक पर तीनों दिग्गजों ने अपनी अपनी राय भी रखी और बीच बीच में तीनों दिग्गजों में खट्टी मीठी नोक झोंक भी हुई। इस प्रोग्राम के होस्ट रहे खूबसूरत शायर जश्न अदब के प्रेसिडेंट और महाराष्ट्र के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जनाब कैसर खालिद साहब। और आइए दोस्तों, ले चलते हैं आपको जश्न अदब के सेक्रेटरी खूबसूरत शायर और आईटी प्रोफेशनल जनाब कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब के पास। इस डिस्कशन से पहले उन्होंने क्या कहा, पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर देखते हैं ये डिस्कशन। लेकिन जब ये टॉपिक जहन में आया तो राहुल जी ने मुझसे सबसे पहले कहा कि देखिए, ये पहले अपनी मंशा जाहिर कीजिए इस पर कि है क्या है। तो मैंने उन्हें बताया कि जो स्टेज से, जो मंचों से जो हिंदी लिटरेचर नए लोग नहीं आ रहे हैं, जो लतीफ़ेबाजी हो रही है, और अशोक जी तो कब से मुखालफत करते आए हैं लतीफ़ेबाजी की स्टेज से नहीं होनी चाहिए, जुमलेबाजी नहीं होनी चाहिए। जो अच्छा लिटरेचर है वो हिंदी लिटरेचर है, बाहर जाना चाहिए। और राहुल जी, जो ये लिटरेशन आया है, जो एक सवाल आया है जर्नलिज्म में, भाषा जिस तरह के इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको लेकर के, और जो ज़माना में आजकल तो हम साहित्य के नाम पर क्या क्या कैसे कुंवरपन की बातें जो है स्टेज से करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, तो ये सब जहन में लेकर के एक बात आई कि जो ये गिरावट आई है, भाषाई गिरावट, इसको इस पर एक विचार किया जाए, चर्चा किया जाए। तो ये जहन में आया। हालांकि ये पतन लफ्ज़ जाहिर है, जैसा राहुल जी ने मुझे कहा था कि ये ठीक नहीं है, तो माज़रत सर पब्लिकली आया लेकिन ये बात ये थी। और प्रोफेसर अशोक चक्रधर का तारुफ, आप अगर मैं कहूँ कि हिंदी अदब में जो कुछ एक मौजूदे हुए हैं, उनमें प्रोफेसर अशोक चक्रधर हिंदी का करिश्मा है, तो कुछ ज़्यादती नहीं होगी। 8 फरवरी 1951 को खुर्जा में इनकी पैदाइश है। कविता, दोहे, आलोचना, फिल्म, ड्रामा, बाल साहित्य, व्यंग, कोई भी ऐसा सिंफ ऐसी बची होगी जिनमें उन्होंने तबादला नहीं किया। इस कदर की मुझे लगता है कि जो एक
बुक अगर आप जाइए बुक स्टोर पर तो ऐसा लगता है कि नज़र सबसे पहले जाती है, लोग तलाशते रहते हैं कि प्रोफेसर चक्रधर की बुक कहाँ से मिल सकती है। 2014 में हिंदुस्तानी हुकूमत ने इन्हें पद्मश्री से नवाजा। हम मुबारकबाद पेश करते हैं हृदय, तो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन हिंदुस्तानी हुकूमत फिर सोचना चाहिए। 2016 में उसके बाद यश भारती से उत्तर प्रदेश हुकूमत ने आपको नवाजा। आप 2009 में हिंदी संस्थान के केंद्रीय हिंदी संस्थान के वाइस चेयरमैन रहे और हिंदी शिक्षण मंडल के वाइस चेयरमैन रहे। जब भी किताबों की बात होती है, जब भी एक नई जो सिंथ है, जो नई विधा है, वो प्रोफेसर अशोक चक्रधर ने जारी, जिसको लोग चक्रधर विधा भी कहते हैं। एक अलग बात जहाँ पर आप अपने जख्मों पर मुस्कुराते हैं और बात करते हैं और आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जो माशरे में जो ये सब जो आजकल चल रहा है, इससे कैसे निजात पाई जाए, लेकिन उस पर वो एक ठहाका लगाते हैं और लोग रोते हैं। ये है प्रोफेसर अशोक चक्रधर। आप इस्तकबाल करें हमारे पैनल में आज ऐसी मीठी है। तो एक अंग्रेजी साहित्य में लखनऊ यूनिवर्सिटी से ये स्नातक हुए, ग्रेजुएशन किया। हिंदी पत्रकारिता का एक बहुत नुमाइंदा नाम है। आप देश के बड़े अहम मीडिया चैनलों और अखबारों से जुड़े रहे हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर रहे आप जनसत्ता के। इसके बाद आप 97 से आज तक के साथ बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जुड़े रहे। CNEB न्यूज चैनल के एडिटर इन चीफ रहे। और राहुल साहब को जब कोई ढंग की बात सुनना लगता है कि किसी को सुनना चाहिए, आजकल जर्नलिज्म जैसा हो रहा है। अभी जफर आगा साहब यहाँ तशरीफ रखते थे, तो ऐसे नाम आते हैं जफर आगा साहब, राहुल देव साहब, कि इनको सुन करके लगता है कि शायद अभी कुछ जर्नलिज्म में अगर कुछ बचा है और बचाया जा सकता है। तो ऐसी शख्सियतें हैं जिनसे जो है हम लोगों को और इस्तेफादा करना चाहिए और उन पर नजर रखनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जर्नलिज्म एक बहुत अहम जिम्मेदारी है। वो एक ऐसा नहीं है कि आप प्रोफेशनल के तौर पर, मैंने पहले भी एक प्रोग्राम किया है, कितना पेशा कितना जज्बा, ये जज्बे से बड़ी चीज है। आप पूरे पर एक माशरे की जिम्मेदारी है और मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है। मुझे बहुत पर्सनली जाती तौर पर मुझे राहुल देव साहब बहुत पसंद है। मैं हमेशा उनको सुनता हूँ, उनसे कोशिश करता हूँ कुछ सीखने की। तो आप इस्तकबाल करें हमारे राहुल देव साहब। विज्ञान प्रकाश साहब तशरीफ लाए। आप तशरीफ लाइए, अब आइए। NDTV का एक बहुत ही नुमाइंदा चेहरा है और आप दो प्रोग्राम इन दिनों देख रहे होंगे, मुकाबला और न्यूज पॉइंट। इन दोनों प्रोग्राम के जरिए एक जमीनी बातों को किस तरह से रखते हैं अभिज्ञान साहब, बड़ी पूरी ईमानदारी से, बहुत बेबाक लहजा है, दो बातें करते हैं। बिहार में मेरी जहां तक जानकारी है, बनारस से ताल्लुक है, लेकिन इनकी पैदाइश बिहार की है और दैनिक भास्कर पढ़ने के लिए लिखते रहे हैं। एक जो कन्वर्सेशन होता है, कैसे होता है, ये जो है अभिज्ञान साहब जो कंडक्ट करते हैं बहुत बेबाकी से करते हैं। तो उन्हें जो है गुफ्तगू करनी थी हमारे दो पैनलिस्ट से, लेकिन अब वो खुद पैनल में शामिल हो गए क्योंकि वो ताखिर से हैं। तो इसकी सजा ये है कि अब वो जो है पैनलिस्ट के तौर पर उधर है हमारे सदर कैसर खालिद साहब, बहुत अच्छे शायर हैं, ये तो कहने की खैर कोई बात नहीं है। काबिल अफसर हैं, पुलिस वाले हैं, ज्वाइंट कमिश्नर हैं, तो ये बताना जरूरी नहीं है, आधे लोग बाहर से उधर चले जाएंगे। और अभी महाराष्ट्र स्टेट ने इन्हें साहित्य अकेडमी से जो है इनको अवार्ड दिया, इन्हें सम्मानित किया। आप इसके लिए भी इनके लिए पहले आ सकते हैं। तो मज़ाहिर तो ये बात तो अजीब सी लगती है कि कैसर खालिद साहब जो है वो गुफ्तगू करेंगे ये हमारे 3 लोगों से, बतौर अगर पुलिस वाला देखें तो, लेकिन बतौर शायर देखें और बतौर अदीब देखें तो यकीनन वो एक बेहतर चेहरा है और हमारे सदर भी हैं, तो अपनी बात अच्छे तरीके से रख पाएंगे। बस माइक आपके हवाले कैसर भाई और आप 3 लोग।
शुक्रिया रंजीत। जैसा कि आपको मालूम है कि ये जो सत्र है, सेशन है, ये एक ऐसे इशू पे है, एक ऐसे सब्जेक्ट पे है, ऐसी बात पे है जिसका कि असर न सिर्फ के हम पे होता है बल्कि हमारी आने वाली नस्लों पे भी होता है। कहते हैं कि ज़ुबान जो है वो आदमी की इमेजिनेशन को फ्रेम करती है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे रहे हैं हमारी जनरेशन तक जो सोचते हिंदी या उर्दू में है, बोलते इंग्लिश में है, इसीलिए वो सोच के बोलने में थोड़ा वक्त लगता है उनको, और जो अंग्रेज़ी होती है वो उनके उस हिंदी या उर्दू को कन्वे नहीं कर पाती है, उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाती है। और बहुत बार हम इसी वजह से खिचड़ी ज़ुबान यूज़ करते हैं जिसका कि न सर होता है न पैर होता है। तो बार बार हम लोग इस चीज़ को महसूस करते हैं कि हमारी जो ज़ुबान है उसमें जो एक एलिमेंट है, एक हिस्सा है, उसका ख़त्म होता जा रहा है, लुप्त होता जा रहा है, और उसकी जगह पर कुछ और सी चीज़ आती जा रही है, और ये मिक्सचर बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो इस हवाले से हम लोगों ने पहले भी कुछ पैनल डिस्कशंस ऑर्गेनाइज किए हैं। आज उसी सिलसिले की एक दूसरी कड़ी आपके सामने यहाँ पे हम पेश करते हैं। मुझे याद है कि पिछली बार विगान भाई ने एक पूरी गुफ्तगू इस पर की थी, एक उनकी स्पीच थी NXC में जब ये प्रोग्राम हुआ था। तो आपके हवाले से हम बात शुरू करते हैं, चूँकि आप TV में भी है, यहाँ ज़ुबान जो इस्तेमाल करते हैं उसको रिटेक नहीं हो सकता है। आपके ज़्यादातर जो प्रोग्राम होते हैं वो लाइव जाते हैं। तो इस हवाले से मुझे ये बताइए कि एक पत्रकार की जो भाषा के प्रति जिम्मेदारी है वो क्या है, और वो समाज को किस हिसाब से प्रभावित करती है, यहाँ से हम बात शुरू करेंगे। मैं दो बातें करना चाहूँगा। जी, दो बातें मैं कहना चाहूँगा, चूँकि आपने भाषा से जुड़ा सवाल पूछा है। तो भाषा मेरे अपने हिसाब से, और ख़ासतौर पर टेलीविज़न के माध्यम से, ऐसी होनी चाहिए जो सरलता से समझ में आए। हर तरह की भाषा जो है उसका अपना अलग आयाम होता है। यहाँ पर राहुल जी मौजूद है, बड़ा इनकी मैं फेसबुक पोस्ट फॉलो करता हूँ, और बीच में बड़ा अच्छा इन्होंने लिखा था हिंदी के बारे में। तो हमारे यहाँ ये तो ही है, पिछड़ीपन तो आ ही गया है भाषा में, इसको हमें स्वीकार करने की ज़रूरत है। लेकिन टेलीविज़न का जहाँ तक उस माध्यम की भाषा का सवाल है, बहुत कुछ अभी हाल में एक रेडियो के RJ को मैंने फ़ोन किया और उनसे भी कहा, उनका प्रोग्राम एक दिन रात को सुन रहा था कि बहुत अच्छा था, ज़बान की वजह से उनको फ़ोन किया मैंने, बड़ा अच्छा लगा। तो हम एक किस्म से संवाद कर रहे हैं, तो वो TV की भाषा में सरल हो और साफ सुथरी हो। तो ये दोनों चीज़ें मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी हैं। राहुल देव ने अपनी पोस्ट में एक चीज़ मेंशन की थी, उन्होंने उसका जिक्र किया था, मुझे अच्छे से याद है जब मैंने उसको पढ़ा। और हिंदी को ही लेकर, अशोक चक्रधर जी मौजूद है यहाँ पर, मैं कोई किसी भी हिसाब से, किसी भी आंकलन से कतई भी हिंदी का ज्ञाता नहीं हूँ। सिर्फ मेरी हिंदी का इतना सा योगदान है कि मेरी माँ जो है वो संस्कृत की ज्ञाता थी, हिंदी जैसे अशोक जी हैं एक कवि थी, तो छोटी उम्र से कई सारी गोष्ठियों में गया, तो वहाँ से जो कुछ भाषा सीख पाया, समझ पाया, उसको अंततः मैंने टेलीविज़न पर इस्तेमाल किया हिंदी, क्योंकि बहुत सारे और लोगों की तरह मैंने भी टेलीविज़न में एक बड़े हिस्से का अपना काम शुरुआत के समय में अंग्रेजी में किया, उसके बाद में आया। तो मैं उसका कतई विशेषज्ञ नहीं हूँ। जितनी बात मेरे समझ में आती है, मेरी पहली नौकरी दिल्ली में एडवर्टाइजिंग में थी, एक कॉपी राइटर की हैसियत से, और काफ़ी कम उम्र थी, तो उसमें जो चीज़ें बताई गई भाषा के लिए, ये सरलता से ठीक से उसको बताया जाए। लेकिन हाँ, ये साथ में जो एक फेसबुक पोस्ट का मैं राहुल देव जी के जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, उसमें जब उन्होंने ये बात लिखी थी कि उसको उसका घटियापन ना करें, तो वो थोड़ा सा ज़रूरी है, क्योंकि न्यूज़ संस्थानों में सभी जगह पर एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है जो उसके डेस्क पर काम करता है, और बहुत सारी भाषा वो लिखते हैं जो अंततः
रिपोर्टर के माध्यम से या कई बार एंकर के माध्यम से पढ़ दी जाती है, वो थोड़ा सा समझना मेरे हिसाब से जरूरी है। राहुल जी आपका एक लंबा तजुर्बा रहा है, एक लंबा सफर रहा है जर्नलिज्म में। अगर हम पिछले 30-40 सालों में ये जो भाषा में जो बदलाव आया है जर्नलिज्म में, उसका अगर आकलन करें, उसको एनालाइज करें, तो आपको क्या लगता है हम किधर जा रहे हैं? से 70 के दशक में जो भाषा का स्वरूप था और आज उसमें हम कितना फर्क पाते हैं, और ये जो डायरेक्शन, जो दिशा है, वो किस किस्म की है? सबसे पहले तो मुबारकबाद इस विषय पर चर्चा रखने के लिए, क्योंकि मेरे लिए इससे प्यारा कोई विषय नहीं है। मैं जानता हूं। तो और इन दो लोगों के साथ तो ये और भी सौभाग्य बन जाता है। मैं भी आपकी तरह शुरुआती 8-9 साल अंग्रेजी में गुजार कर फिर हिंदी में आया, देर से आया। उससे पहले तक मैं हिंदी का सिर्फ पाठक था, और आज भी घोषित रूप से अंग्रेजी का आशिक हूँ, अकायदा इश्क करता हूँ उससे। तो लेकिन हिंदी को जब से होश संभाला, हिंदी इलाके से आते हैं, लखनऊ से हैं, और भले ही अंग्रेजी पढ़ रहे हों और काम उसमें कर रहे हों, लेकिन हिंदी से जुड़ाव, हिंदी से लगाव, हिंदी में पढ़ना, अखबार भी और साहित्य भी थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं, मैं साहित्य का विद्यार्थी नहीं हूँ हिंदी के, वो लगातार चलता रहा। और फिर जब हिंदी में आ गया, दिल्ली आके आया, तो थोड़ा ज़्यादा सीधा साफ था। तो बदलाव तो भयानक आया, बहुत ही बड़ा बदलाव आया। आप एक दो टूक मुझसे टिप्पणी चाहें, अगर आज अपवादों को छोड़कर आज के हिंदी चैनलों की, हिंदी पर और अखबारों की, बड़े अखबारों की अपवादों को छोड़कर हिंदी पे मुझसे पूछेंगे, तो मैं ये कहूँगा कि आज अधिकांश, सब नहीं लेकिन अधिकतर हिंदी चैनल और अखबार हिंदी की दैनिक हत्या कर रहे हैं। ये मंजर हमारे सामने हमारे उस वक्त नहीं था, आपने 70 के दशक की बात की, और उससे पहले भी जा सकता। तो 70 में भी ऐसा नहीं था, 80 में भी ऐसा नहीं था, 90 से ये शुरू हुआ, जब से ये निजी चैनलों की शुरुआत हुई, और हम कह लें कि वैश्वीकरण की भी शुरुआत जिस दशक से हुई, तो जो एक खुलेपन की आंधी आई, वो केवल आर्थिक क्षेत्र में नहीं आई, वो खुलापन और वो आंधी जिसने लगभग उससे बहुत चीजें जड़ से उखाड़ के लगभग बहा दी, उसमें हमारी भाषा भी शामिल है। उसने मूल्यों को भी उड़ाया है, उस आंधी में बहुत कुछ उखड़ा है। और आज मैं तो जो आज के अखबारों और चैनलों की हिंदी है, उसको हिंदी तो कहीं से किसी हम कह ही नहीं सकते, वो इंग्लिश, ये हिंदी नहीं। और ये जैसे मैंने कहा, ये हिंदी की दैनिक हत्या है। और हम जिन नई पीढ़ियों को तैयार कर रहे हैं, यानी हमारी जो नए पीढ़ी, बच्चों की, किशोरों की और युवकों की, इन अखबारों को पढ़ रही है, जो चैनलों को देख रही है, अगर वो इनसे अपनी, और वो बना ही रही है अपनी हिंदी, उसकी हिंदी तो इतनी से बन रही है, पढ़कर और सुनकर। तो मैं तो मतलब मेरी तो नींद उड़ी हुई है ये देख के कि आज से 2 या 3 पीढ़ियां बाद की जो पीढ़ी होगी इस हिंदी पट्टी की, हिंदी लागू की, और दरअसल ये बात पूरे भारत पर लागू होती है कि 2050 में जो भारत होगा, और मैं उर्दू को भी उसमें शामिल करता हूँ, क्योंकि उर्दू से भी प्यार करता हूँ, लखनऊ का हूँ, क्या करूँ, मजबूरी है। तो मुझे तो कोई भी अंग्रेजी को छोड़कर इस पूरे मुल्क में कोई भी भाषा, जुबान बचती नजर ही नहीं आती। उर्दू हिंदी से भी ज्यादा गहरे संकट में, अब उससे बेहतर आप लोग ये जानते हो। आप देखिए, हिंदी की मैं बात करूं अगर, कि आज कल्पना कीजिए कि एक बच्चा, और दुख ये है कि दरअसल साहित्यकार
और पत्रकार यानी अखबार, चैनल और साहित्य की पुस्तकें, यही हम लोग भाषा के रक्षक हैं, भाषा के निर्माता हैं। इस जिम्मेदारी से तो हम मुकर ही नहीं सकते, क्योंकि भाषा हमारी जिंदगी है। भाषा नहीं तो हम नहीं, और हम आज भक्षक बने। काफी लोग ऐसे हैं चैनलों में जो हमारी और तुम्हारी तरह विज्ञान अंग्रेजी से हिंदी में आए हैं, कोई हर्ज नहीं। हिंदी से अंग्रेजी में आना, अंग्रेजी से हिंदी में आना, ये चलता रहता है। लेकिन मैं पाता हूं कि राजदीप सरदेसाई अक्सर, और अब तो मैं देखता हूं कि अर्नब गोस्वामी भी कई बार लोगों से सीधे सिर्फ हिंदी में काफी देर तक बात करते हैं। राजदीप तो पूरे उन्होंने साक्षात्कार हिंदी में लोगों से लिए हैं, बातचीत की है। मैं पाता हूं कि उस अंग्रेजी और मराठी के आदमी की हिंदी, पत्रकार की हिंदी, कई और ज्यादातर हिंदी एंकरों की और संवाददाताओं की हिंदी से बेहतर है। वो ज्यादा साफ हिंदी बोलते हैं। हिंदी के एंकरों को ये जताने में कुछ बहुत मजा आता है, कुछ उनको मिलती है, किक मिलती है शायद, कि हमें दरअसल आती तो अंग्रेजी है, हिंदी हम मजबूरी में, भीतर तो अंग्रेजी में चाहिए। इसमें हम लोगों की बात हो चुकी, तुम्हें याद हो। मैं एक ही बात उनसे कहता हूं कि आप अपनी हिंदी के साथ जो छूट लेते हैं, क्या कोई भी एक अंग्रेजी का एंकर या संवाददाता या पत्रकार अपनी अंग्रेजी के साथ ऐसी छूट लेता है? अगर कोई ले तो क्या वो एक पल के लिए अपनी नौकरी में कायम रह सकता है? तो ये हिंदी वालों को में ही क्या ऐसा हीनता भाव है कि वो सिर्फ, आपने साफ सुथरी हिंदी की बात की, साफ सुथरी हिंदी तो सुनने को मिलती कहां है? क्यों नहीं बोल सकते? हमने आज के, आप अखबार भी उठा लें तो उनमें पहले तो गनीमत, मतलब गनीमत तो खैर कभी भी नहीं थी। पहले ये था कि साहब, शुरुआत हुई कि अब छात्र नहीं कहना है, विद्यार्थी नहीं कहना, अब सिर्फ स्टूडेंट्स कहा जाएगा। स्टूडेंट भी नहीं, स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स। तो हमने अंग्रेजी का हिंदी के अखबारों ने व्याकरण भी ले लिया, केवल शब्द नहीं लिए, केवल संज्ञाएं नहीं ली, क्रियाएं ले ली पूरी की पूरी। और ये एक बहुत गहरा मामला है। आप सोचिए, एक तसव्वुर कीजिए उस दिन का जब भारत एक महाशक्ति होगा, जो होगा ही निश्चय, लेकिन उसके सब लोग घोर गरीबों को छोड़कर सिर्फ अंग्रेजी में पढ़ रहे होंगे, लिख रहे होंगे, अपनी जिंदगी के सारे अहम काम कर रहे होंगे और बोल और सुन रहे होंगे। और तब हमारी सारी जुबानें गरीब और गरीबों की जुबानें होंगी। और ये हो रहा है, सबके साथ हो रहा है, और ये होगा, ये लगभग अटल है। और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि बहुत सारे लोग जो हिंदी वाले हैं, उन्होंने ये मान लिया है कि ये, अब इसको हम कुछ कर नहीं सकते, इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। और ये भाषा की रवानगी के नाम पर, भाषा बहता नीर, इस कबीर की इस उक्ति के नाम पर, कि जो कुछ भी चले उसको चलने दो और स्वीकार करना। तो भाई बहती तो नाली भी है, हमें मंजूर है क्या? सिर्फ बहने से बात बनती है क्या? बाढ़ आती है तो हम उसके पहले इंतजाम, हम कोई भी नदी है उसके तट बनते हैं कि नहीं? हर नदी से अगर सारे तट हटा लिए जाएं तो क्या कोई बचेगा? हम बाढ़ क्यों लगाते हैं? पौधे को बचाने के लिए। तो और मतलब जिस पूरे देश से और जिन पीढ़ियों से उनकी भाषाएं, बिना उनकी किसी गलती के भाषाएं छीनी जा रही, उनको पता ही नहीं कि हमारी भाषा में, आजकल के बच्चों का आप पूछिए, उनको पता ही नहीं है कि सेब कोई चीज होती है, वो तो सिर्फ एप्पल जानते हैं। नहीं, वो भी जानते हैं जो खाते हैं, माएँ खिलाती हैं। मैकिंटोश तो खैर बहुत से अंग्रेजी वाले भी नहीं जानते, सिर्फ मैक जानते होंगे, एप्पल जानते हैं। मैकिंटोश अब पुराने जमाने की चीज होगी। मैं जरा सा आपको यहाँ पे रोकूंगा, विराम दूंगा। आप भी मुझे बताइए, क्योंकि आपने जो बात की उसमें कुछ मूलभूत चीजें थी। मुझे याद आ रहा है कि जो लॉर्ड मैकॉले की एजुकेशन पॉलिसी थी, अगर मुझे सही याद है तो 1835 की थी। वो करीब 180 साल होने आए। उन्होंने उस पॉलिसी में कहा था कि हमें ऐसे हिंदुस्तानी पैदा करने हैं जो देखने और सुनने में हिंदुस्तानी हो, लेकिन जिनके शरीर में अंग्रेजी खून दौड़ रहा हो।
तो कहीं ना कहीं क्या आपको ये नहीं लगता है कि हमारे पास जो रोल मॉडल्स हैं, जो अभी आपने बात की है, रोल मॉडल्स की इतनी ज़्यादा कमी है कि हम अब सिर्फ नकल में जो है वो यकीन रख रहे हैं और हम उन रोल मॉडल्स को कॉपी कर रहे हैं जो कि दरअसल जो हमारी भाषा की शुद्धता है उसको नहीं फॉलो कर रहे हैं, बल्कि किसी और चीज़ को उसकी पैरवी कर रहे हैं और उसकी तरफ सबको खींच के लेके जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। रोल मॉडल्स की हर क्षेत्र में सबको जरूरत होती है, हर नई पीढ़ी को। शिक्षा में रोल मॉडल्स चाहिए, उसको राजनीति में रोल मॉडल्स चाहिए, उसको शिक्षकों में रोल मॉडल्स चाहिए, उसको भाषा में चाहिए, उसको हर चीज में चाहिए। तो निश्चित रूप से ये हम पूरी की पूरी नकलची कौम हो गए, इसमें क्या शक है। सब जानते हैं हमारे कपड़े नकल वाले, हमारे स्वाद भी नकल के हो गए हैं। अब कोई भी पुरानी चीज, अब आप अगर परंपरा का नाम ले लें तो हमारे बहुत से प्रगतिशील लोग में परंपरा इस नाम सुनते ही उनको एक उलझन होने लगती है, चिढ़ हो जाती है। संस्कृति का अगर आप नाम ले लें तो उससे आप पर ठप्पे लग जाते हैं। ये नाम नहीं लेना चाहिए। तो अब हम इसलिए ये जो 2050 की बात कर रहा हूं, उस 2050 में हम खाल से तो हिंदुस्तानी होंगे, क्योंकि खाल का रंग तो शायद नहीं बदलेगा, नैन नक्श भी नहीं बदलेंगे, लेकिन दिलो दिमाग से हम वही होंगे जो मैकॉले ने चाहा था, तय किया था, अमेरिकन क्लोन्स होंगे हम। क्योंकि आज पश्चिम का मतलब भी, अब यूके तो रहा नहीं, उस वक्त का अंग्रेज तो खुद भिखारी हो गए हैं। तो अब आप इस देश के बच्चों से अगर उनके मन की बात पूछ लें और एक सर्वे करा लें तो आपको पता लगेगा कि कम से कम 80% इस देश का नौजवान अगर मौका मिले तो अमेरिका में बसना चाहता है, वहीं पढ़ना चाहता है, वहीं रहना चाहता है, वहीं काम करना चाहता है। ये सच है ना। तो ये तो हो चुका है। तो ये बेवजह नहीं है कि हमारे पास कोई इनोवेशन में के नाम पर हमारे पास ज्यादा चीजें नहीं हैं, नोबेल के नाम पर हमारे पास कोई नई चीजें नहीं है, क्योंकि नोबेल के लिए नई सोच चाहिए, इनोवेशन, एक नवाचार जिसको हम कहते हैं वो चाहिए, बिल्कुल मौलिकता चाहिए। तो कहा जाता है कि आजादी का मतलब बौद्धिक आजादी होता पहले। तो हमारे दिलो दिमाग तो आज पहले से ज्यादा कैद में, क्योंकि इस कैद पर कोई टोक नहीं रहा, हमने उसको सबने ओढ़ लिया उसको। अशोक जी, अगला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। आपका जो प्रवाह रहा है भाषा के क्षेत्र में, शिक्षक, साहित्यकार, स्क्रिप्ट राइटर, लेखक और पता जाने और क्या क्या जो हमें मालूम नहीं है, जो स्तर आप देख रहे हैं पिछले 50 सालों में भाषा का, अब विशेष रूप से हिंदी भाषा का, उसके बारे में आपके विचार और उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? राहुल जी के विचार चिंतन के महाद्वार खोलते और स्तब्ध करते। कई बार मैं डर भी जाता हूं, लेकिन एक प्रसिद्ध भाषा शास्त्री विटगेन्स्टाइन ने कहा था कि भाषा की बात करना समाज की बात करना होता है। समाज से परे आप भाषा को नहीं देख सकते। जब जब समाज से परे भाषा को देखा गया, तब तब उस भाषा के पतनशीलता के दिन आ गए। और उसको आप पतन कहें या पतन का उत्थान कहें या उत्थान का पतन कहें, ये बड़ी ऐसी चीज है जिसमें आप कह नहीं सकते कि हम सम्मान सहित अपमानित हैं कि अपमान सहित सम्मानित हैं। हम कहाँ हैं? भाषा नदी है, नाली है, या उसको कूप जल कहा गया संस्कृत भाषा को, तो कुएं का पानी। संस्कृत भाषा क्यों आगे अपने उसी रूप में नहीं रह पाई? क्योंकि वो कूप मंडूक लोगों द्वारा संरक्षित कुएं के अंदर पड़ी रहती थी और उसमें बैठने वाले दादुर और मेंढक उतने ही इलाके में शोर किया करते थे। तो निश्चित रूप से वो समाज के पास गई, और जब समाज के पास गई तो लोक भाषाओं के पास गई, और जो लोक भाषाओं के पास गई तो उसके रूप बदले, पाली, प्राकृत हुए, अपभ्रंश हुए, उन अपभ्रंशों से और सारी भाषाएं बनी, मगही, मैथिली, भोजपुरी, मेरी ब्रज भाषा। और
संस्कृत से ही हम मानते हैं, बार बार कहा जाता है कि मराठी भी, बांग्ला भी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये सारी भाषाएं भी संस्कृत से कहीं ना कहीं सहोदरा रूप में, ये कंप्यूटर ने बताया, हमें पता ही नहीं था कि इन भाषाओं, दक्षिण की भाषाओं का भी संबंध हमारे संस्कृत से है। लेकिन फिर इतिहास में जब फारसी आई, उर्दू आई, घुल मिल गए, तब भी शायद उन लोगों ने शोर मचाया होगा कि तो हमारी भाषा खराब हो रही है, तो इसमें तो उर्दू मिल गई, इसमें तो उर्दू तो बाद की बात है, उर्दू और हिंदी के जन्म में ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन फारसी का तो महत्वपूर्ण स्थान रहा, अरबी का महत्वपूर्ण स्थान रहा, और जब वो घुल मिल गई, और मैंने 30 बरस जब शमीम हनफी साहब के जेरे साया, क्योंकि इनके नीचे भी मेरा घर था, ये ऊपर रहा करते थे, ये 114 में थे, मैं 112 में था। तो मैंने जिस जबान को सीखा वो एक अलग जबान थी राहुल साहब। 75 में नहीं, 75 में जब मैं जामिया मिलिया आया तो शोबा उर्दू के एक साहब ने एक दावतनामा दिया कि अशोक साहब इसमें जलसे में आपको आना है। तो अपने नाम के साथ साहब सुन के भी मुझे अजीब लगा, लेकिन वहां ये रवायत है। मैंने कहा साहब जरूर आऊंगा। तो उन्होंने मेरा कंधा पकड़ा और बहुत ही आशिकाना अंदाज में बोले, अशोक साहब जरूर नहीं, जरूर आइएगा। मुझे पहली बार लगा कि भाई नुक्ता लगाना हम भूल गए, अब मैं गलत जगहों पे लगाने लगा। और मेरे दोस्त असगर वजाहत मिलते थे, मथुरा से आया था तो असगर बोलता था, असगर बोल ही नहीं सकता था। वजाहत तो मैं तो कोई ऐसी बात नहीं थी, असगर वजाहत। अब वहां बात हुई, मैंने कहा असगर वजाहत साहब, तो वजाहत का वजाहत कर दिया। तो जहां नुक्ता नहीं लगाना चाहिए वहां भी लगा दिया। तो ये क्या है, हम जिस परिवेश से आते हैं, जहां से आते हैं, जाहिर है कि हमारे राहुल साहब का जन्म यूके में नहीं हुआ, अमेरिका में नहीं हुआ, तो भाषा अंग्रेजी जिससे इनको मोहब्बत है वो इन्हें मातृभाषा के रूप में नहीं मिली, इन्होंने अर्जित की, इन्होंने अध्ययन किया और उससे इनकी आशिकी हुई। अब मैं कहता हूं ये एक तरफा मोहब्बत है। क्या अंग्रेजी इनसे मोहब्बत करती है? भाई मोहब्बत तो दो तरफा हो तभी मजा देती है, एक तरफा होगी तो क्या होगा? मैं कहूँ अंग्रेजी से मोहब्बत करता हूँ, मेरे पेट का सवाल है, रोजी का सवाल है, तो मोहब्बत कर सकता हूँ। मोहब्बत नहीं होगी, वो मेरी मजबूरी होगी कि अंग्रेजी पढ़कर मैं आज ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ, ज्यादा ऊंचा दर्जा हासिल कर सकता हूँ और समाज में ज्यादा आदर पा सकता हूँ। तो ये तो एक बात हुई। वो 80% वाला आंकड़ा मेरे पेट में बचा नहीं है सर, कि 80% युवक ऐसा चाहते हैं कि वो बाहर जाए, अमेरिका जाए। मेरा तो दामाद अमेरिका छोड़ के भारत में आ गया, उसको अमेरिका रास नहीं आया, उसको भारत की हिंदी रास आ रही है, उसको यहाँ पढ़ने आया है, पढ़ता है, सीखता है, साउंड रिकॉर्ड। और भी उदाहरण है और बढ़ रहे हैं। मेरे पास आंकड़े दिए, और जो आंकड़े दिए जाते हैं वो भी उनके विश्लेषण के लिए बड़े बड़े विश्लेषक चाहिए। संयोग की बात यह है कि मैं और राहुल साहब परसों ही थे, एक स्कूल में थे। वहां कक्षा 5 के बच्चों ने वाद विवाद प्रतियोगिता रखी, और विषय ऐसे जो हम नहीं सोच सकते कि बड़े लोग भी बात कर सकते हैं। फेसबुक और ट्विटर हमारा पतन का रास्ता दिखा रहा है, इस पे कक्षा 5 का बच्चा बात करेगा। या हम माता पिता के हाथ की कठपुतली नहीं है, ये 5 वर्ष का बच्चा बात करेगा। लेकिन जो भाषा उन्होंने बोली उसको राहुल जी भी मानेंगे, अच्छा उच्चारण, बढ़िया विचार। लेकिन कक्षा 5 का बच्चा स्वयं के विचार नहीं रख सकता, वो उसके माता पिता के विचार होंगे या उसके अध्यापक के विचार होंगे। अध्यापक के माता पिता के शब्दों को ज्यों का त्यों बोलने की क्षमता आज हमारे बच्चे में है। इसका मतलब ये, मैं इतना प्रसन्न था, इतना बढ़िया उच्चार, ऐसा बढ़िया तलफ्फुज़ सर, उसमें हिंदी के भी शब्द थे, उर्दू के भी शब्द थे। हमारे समाज ने सिखाया हमको। हिंदी उर्दू जब मिल रही थी तो कुछ लोग थे जो हिंदी को अलग और उर्दू को अलग करना चाहते थे। मेरी जामिया मिलिया इस्लामिया ने मुझे सिखाया कि हमारी जबान हिंदुस्तानी है, और हमने हिंदुस्तानी में एक विभाग भी खोला, हिंदुस्तानी के पाठ्यक्रम चलाए। तो उसमें हिंदी और उर्दू के मिलन को हमने बहुत अच्छा बनाया। अंग्रेजी भी हमारे देश की भाषा है, वो भी संविधान सम्मत भाषा है,
हम किसी भाषा से दुराग्रह नहीं रखते, हम किसी भाषा से नफरत नहीं करते, तो वो भी अगर आ जाए तो आ जाए। जब हमने हिंदी उर्दू को मिलने दिया, मैं समाज को देखता हूं, जब समाज में घुल मिल रही है तो हम क्यों ना घुलने मिलने दें। थोड़ी बहुत आ जाए और चलन में ही आ जाए तो क्या बुराई है। आपके वक्तव्य में भी मैं गिन रहा था कितने शब्द अंग्रेजी के आए, रोक नहीं सकते आप। मैंने कई साक्षात्कारों में जब मैं नियुक्तियां किया करता था तो मैं कहता था कि 1 मिनट हिंदी बोलकर दिखाइए। अब उस 1 मिनट में ही हिंदी का नहीं है शब्द। कितने पल तक हिंदी बोलिए। अब पल का कोई मानक नहीं है कि कितने पल में 1 मिनट के बराबर समय होगा। ले आइए, कहां से लाएंगे, मिनट तो मिनट ही रहेगा। तो मैं ही जब प्रश्न करता, गलत प्रश्न कर रहा हूं, तो बोलने वाला और सब के सब असफल है, कोई भी शुद्ध भाषा नहीं बोल पाया। तो मित्रों, अगर उसका आक्रमण हो जाए, अतिरेक हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, तब तो हम कहेंगे कि उस भाषा ने हमारी भाषा को दबोच लिया, खा लिया, खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन मैं निश्चिंत करना चाहता हूं उन बच्चों को देख के परसों कि आप नेस्तनाबूद नहीं कर सकते हिंदी को, नहीं कर सकते उर्दू को, नहीं कर सकते हमारी मिली जुली साझा विरासत को, नहीं कर सकते हमारी साझा संस्कृति को, नहीं कर सकते। और अंग्रेजों या अंग्रेजी से भी जो हम ले रहे हैं उससे हमने प्रगति की है। सन 90 के बाद जो प्रगति हुई है, करने वाले अगर दुर्गति करने वाले हैं या प्रगति करने वाले हैं, और उसका श्रेय उन चैनल्स को जाता है जो दूरदर्शन से मुक्त होकर निकल आई और उन्होंने अपना बाजार बनाना चाहा, अपनी टीआरपी के लिए अपने कार्यक्रमों की संरचना की। आकाशवाणी के सामने, दूरदर्शन के सामने तो टीआरपी जैसा शब्द ही नहीं था। ये शब्द ही 90 के बाद आया कि कितने लोग देख रहे हैं। अरे जो देखे ना देखे, न देखे, जिसके पास होगा देख लेगा। वही संपन्न लोग हैं, टीवी रखने वाले वही देख सकते हैं, हम कहां देख सकते हैं। और उससे भी पहले हम तो उस जमाने से भी गुजरे हैं। इनके घर में तो रेडियो भी ऐसा हो पूरा मोहल्ला आता था। जब मेरे पिताजी की कविताएं रेडियो से प्रसारित होती, रेडियो भी एक संपन्नता का प्रतीक था। आज 1 GB डाटा 1 पैसे में अनाउंस किया है उस BSNL नाम की कंपनी ने, जो कि कितना पैसा 1 GB डाटा के लिए करती थी। और रिलायंस ने तो अनंत काल तक के लिए अनंत स्पेस दे दिया। उसका हजारों करोड़ नुकसान दूसरी कंपनियों को हो रहा है। तो दोस्तों, इस अनंतकालीन GB डाटा में अनंत भाषाएं रखी जा सकती हैं। मैं कंप्यूटर के प्रति आशावान हूं कि हर भाषा की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हमारी हिंदी जिस रूप में साहित्य में प्रयुक्त होती है, वो हिंदी सुरक्षित की जाए। वो हिंदी जो संवाद के लिए, जैसा विज्ञान कह रहे थे, जब संवाद करोगे तो अगली बार आदमी की समझ में आना चाहिए। असल चीज है समझ में आना चाहिए। अगर समझ में आने के लिए आप कुछ इतर भाषाओं के शब्द भी प्रयुक्त करें तो वो भी वंदनीय होना चाहिए। हम संकीर्ण न हो, क्योंकि भाषा सचमुच बहता नीर कह के हम सब कुछ को, गंगा में अगर नाला मिल जाए तो गंगा शुद्ध बनी रहती है, लेकिन नाले में गंगा आ जाए तो नाला ही रहता है। तो कितना कौन सा पानी मिल रहा है, इस आधार पर भाषाओं की परिवर्तनशीलता के प्रति अपना दिल खुला रखना चाहिए। मेरा एक इससे जुड़ा हुआ प्रश्न है, अभी माइक कृपया न रखें। जो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी कम्युनिकेशन की भाषा है, संवाद की भाषा जिसकी बात आपने की, वो भाषा है जो कि आसान है, जो हिंदुस्तानी है। लेकिन जैसे जैसे हम उसको जटिलताओं में जकड़ते जा रहे हैं, उर्दू को फारसी में डालते जा रहे हैं और हिंदी को संस्कृत में डालते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों से वो कटती जा रही है। और शायद यही वजह है कि हम उसके रिप्लेसमेंट के तौर पे वहाँ पे शब्द कुछ और लाते हैं, अंग्रेजी के शब्द लाते हैं। जैसे मोबाइल एक बड़ा आसान सा शब्द है, मुझे लगता है कि भारत की ज़्यादातर जुबानों में, भाषाओं में वो मोबाइल चलता है। अब हिंदी में हमने उसके लिए भ्रमण ध्वनि और क्या क्या ध्वनि डाली। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि अगर हम भाषा को आसान रखेंगे तो शायद वो हिंदुस्तानी के तरफ ज़्यादा झुकाव उसका रहेगा, बनिस्बत उसके कि हम उसको जटिलताओं में और हर चीज़ का हम एक रिप्लेसमेंट ढूंढने के लिए लौहपथगामी हम ढूंढ के लाए रेल की जगह पे। तो वो तकलीफ की बात है, और वो एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम ज़्यादा आकर्षित होते हैं अंग्रेजी की तरफ या उस किस्म की जुबानों की तरफ। दोस्त, भाषाएं सरलीकरण की और संक्षिप्तीकरण की ओर जाती, सरल होना चाहती,
बहुत ज्यादा, जैसे लौह पथगामिनी, ये सब तो खैर मजाक की बात है, और ये शब्द कभी न तो चले और न चलाए, न किसी पारिभाषिक शब्दावली आयोग ने चलाए, कहीं नहीं चलाए। ये किसी पुस्तक में या किसी आपको शब्दकोश में नहीं मिलेंगे, ये मजाक में बनाए गए, इसलिए ऐसे उदाहरण हम न लें। लेकिन हमारे पास टेलीफोन के लिए एक शब्द था दूरभाष, और वो काफी मात्रा में चला। हम लिखते थे दूरभाष हमारा ही है, टेलीफोन के लिए दूरभाष। फिर जब मोबाइल, जिसको हम मोबाइल आज कहते हैं, उसको पहले कहा जाता था मोबाइल फोन। सिर्फ मोबाइल नहीं कहा जाता था, मोबाइल फोन कहा जाता था। इससे पहले एक बात और कह दूं, जैसे कि पहले राजनीति की स्वच्छता के ह्रास के समय कहा जाता था गंदी राजनीति। तो गंदी राजनीति दो शब्द थे, उसमें से गंदी निकल गया। अगर आपको इसमें राजनीति है तो आप मान जाओगे कि गंदी हो, एक शब्द का लोप हो गया। इसी तरह से मोबाइल फोन में से फोन का लोप हो गया, जो सरल लगा आपने। अरे भैया मोबाइल दे, अरे क्या मोबाइल वैन मांग रहा है, मोबाइल शॉप मांग रहा है, मोबाइल बहुत सारी चीजें। तो मोबाइल एक उस उपकरण के लिए रूढ़ हो गया जिसे हम कान पे लगा के बात करते हैं, जो कि फोन होता है, जो कि फोन से अलग है। अब क्या है, फोन तो वो है जो कि लैंडलाइन है और आपके घर में रखी हुई है, और मोबाइल वो है जो कि आप कान पे लगा के जेब में रख के बाहर निकल जाते हैं। तो भाषाएं सरलीकृत होती हैं और सरलता से अपना इवॉल्व होती है, नई इवोल्यूशन भी होता है नई भाषा का। नई भाषा प्रकट होती है, अपना जन्म लेती है, अपना स्वरूप बनाती है, और स्वरूप बनाती हुई भाषा के रूप सौंदर्य में कभी आपके पारंपरिक लोक परिधान आ जाते हैं, तो कभी उसके पास विदेशी परिधान आ जाते हैं, कभी फैशन डिजाइनर प्रयोग करके लोक और बाह्य इन दोनों का मिलावट कर देता है। मैं तो कहता हूं वेस्ट का भी बहुत कुछ बेस्ट है, लेना चाहिए, लेकिन वेस्ट का जो वेस्ट है उसको नहीं लेना चाहिए। हम वेस्ट का वेस्ट लेके स्वयं को अधकचरा बना रहे हैं और भाषा को कचरा बना रहे हैं। उसको साहित्य अपनी जगह शुद्धता के साथ रखे, पत्रकारिता अर्ध शुद्धता के साथ रखे, उसको छूट देता हूं क्योंकि उसकी पहुंच ज्यादा है। साहित्य के पाठक सीमित है, पत्रकारिता के व्यापक है, और जो सोशल मीडिया है वो तो अनियंत्रित है। उसको नियंत्रित ना तो आप कर सकते हो, नहीं ये कर सकते, कोई नहीं कर सकता। वो किस भाषा में जा रहे हैं जो उनकी सुगम भाषा है। जब हिंदी टाइप करना नहीं आता, जब उर्दू टाइप करना नहीं आता, जब वो रोमन में हिंदी और उर्दू लिख रहे हैं, तो वो अंग्रेजी के भी शब्द क्यों नहीं घुसाएंगे? तो उनके मानसिक स्तर तक पहुंचते हुए उनके स्तर के उन्नयन की चिंता करनी चाहिए, और भाषाओं को जीवित बनाए रखने के लिए बेहतर साहित्य, पत्रकारिता के अच्छे मानक। आप स्वयं जनसत्ता के संपादक रहे हैं, इनसे पहले प्रभाष जोशी जी, उनकी भाषा देखिए आप, राजेंद्र माथुर जी की भाषा देखिए, उनसे भी पहले दिनमान के रघुवीर सहाय ने क्या लिखा, गेजी भी संपादक रहे नवभारत टाइम्स के, उनके जमाने के नवभारत टाइम्स को देखिए और आज के नवभारत टाइम्स को देखिए, बदल गया है, भाषाएं बदल गई। लेकिन रुदाली के पास भी आजकल एक विज्ञापन आता है, कान में लगे हुए ईयरफोन से मिर्ची रेडियो बजता है और रुदाली भी नाचने लगती है। ये हमारी अशोक जी की पुरानी लड़ाई है, चलती रहेगी। अब वो अक्सर मुझे क्रुद्धतावादी, शुद्धता के नाम पे क्रुद्धतावादी, संकीर्ण, हाँ लेकिन ठीक, मुझे आश्चर्य हुआ थोड़ा, तो मेरे लिए कुछ जुमले तय कर लिए हैं अशोक जी। तो दिल से संकीर्ण, खैर अब मैं खैर को खैर ही रखने के पक्ष में हूं। मैं नहीं चाहता कि खैर खैर बने, ठीक है, क्योंकि इसमें उसकी गरिमा है। तो मिलावट की भी एक हद होती है और होनी चाहिए। हम अपने लिए साफ पानी चाहते हैं, साफ खाना चाहते हैं, लेकिन भाषा साफ ना हो तो भी चलेगी। ये मेरे तय नहीं चले। जो सरलीकरण वाली बात है, ये जरा बड़ी बात है, इसलिए इसको थोड़ा गंभीरता से बात करनी चाहिए। अशोक जी, सौभाग्य दुर्भाग्य से मैं हिंदी से ज्यादा अंग्रेजी के विमर्श में जीता हूं, और मैं आपको बता सकता हूं कि
सारे अंग्रेजी विमर्श में जो इस देश में या थोड़ा बाहर भी चलता है, इस देश में चलता है, उसमें अंग्रेजी के सरलीकरण की कोई बात मैंने आज तक न सुनी न पढ़ी। क्या अंग्रेजी सरल है? यहां पे अंग्रेजी के तो बहुत सारे लोग बैठे होंगे, अदीब भी बैठे हैं। आप किसी एक सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का कोई एक फैसला ले लीजिए अंग्रेजी का। वकील जो दरखास्तें करते हैं, जो अपील करते हैं तमाम तरह की, उनके 2 पैरा ले लीजिए, एक सिर्फ अंग्रेजी जानने वाले को दे दीजिए। या कानून की किसी किताब के 2 पैरे किसी अंग्रेजी, जो अंग्रेजी में ही रहता हो, उसको दे दीजिए और पूछिए कि इसका मतलब बताओ। कितने लोग बता पाएंगे? और माफ कीजिए, कोई भी भाषा जब एक उच्चतर काम के लिए इस्तेमाल की जाती है तो उसकी एक अपनी अलग भाषा बनती है। अर्थशास्त्र की भाषा साहित्य की भाषा नहीं है। विज्ञान की भाषा अलग होती है, कानून की भाषा अलग होती है, डॉक्टरी की भाषा अलग होती है कि नहीं होती? क्या पत्रकारिता की भाषा में या साहित्य की भाषा में कानून, विज्ञान, रसायन शास्त्र, भौतिकी ये सब लिखी जा सकती है? बड़ा अच्छा पॉइंट। कोई भाषा, कोई समाज अपनी भाषा से ये मांग करता है कि भाई तुम वहां हो, वहां से उतर के मेरी जुबान जितनी बेकार और भ्रष्ट हो गई है उस तक उतर के आओ, तब मैं तुम्हें मानूंगा। जुबान ऐसे नहीं सीखी जाती। हमने अपनी सारी भाषाएं जो भी सीखी, हमने कैसे सीखी है? हमें अच्छी भाषा किताबों से और कक्षाओं में मिली, हमने कोशिश करके हम वहां तक पहुंचे। हमने सब भाषाएं ऐसी तो सीखी है ना। हमारे सारे शिक्षक, सारी पाठ्यपुस्तकें, सारी दुनिया की किताबें अगर एक बच्चे के स्तर तक या एक अधपढ़े आदमी के स्तर तक पहुंचकर लिखी जाए तो फिर कुछ भी बचेगा? ये क्या मजाक है? ये मेरी सिस्टर हैं, ये मेरे एल्डर ब्रदर हैं, मेरी सिस्टर की डॉटर की वेडिंग है। इस हिंदी को आप कह रहे हैं हमसे कि हम इसको स्वीकार कर लें? क्या ये आम आज हिंदी वाले के घर में नहीं बोली जा रही है? रोज हमको सुनाई नहीं पड़ता क्या? बेटा एप्पल, वो नाइफ लाओ, फिंगर्स डर्टी हो जाएंगी। ये माँ बाप जिनको सिर्फ हिंदी आती है या सिर्फ उर्दू आती है, अंग्रेजी नहीं आती, वो अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि नहीं सिखा रहे? इसको भी हम मान लें? मैं नहीं मान सकता। ये भाषा का बढ़ना नहीं है, ये भाषा का बहना नहीं है। कार तो कार ही रहेगी, टेलीफोन रहेगा। हमने जो चीज बाहर पैदा हुई है, इजाद हुई है, उसको जब हम लेंगे तो आमतौर पे कई लोग इसकी कोशिश करते हैं दूसरी भाषाओं में। हमें जरूरत नहीं है। हम कार को, रेल को, इंजन को, मोटरसाइकिल को वैसे ही मान लें। साइकिल को माना ना, लालटेन को हमने लैंटर्न का लालटेन कर दिया, लेकिन है तो वो मूल अंग्रेजी शब्द, उस पर किसी को दिक्कत थोड़ी है। लेकिन जब हमारे मुंह से माँ ना निकले, मदर ही निकले, और आप हमसे कह रहे हैं कि इसको मान लीजिए, ये हिंदी का बढ़ना है, ये मजाक है। ये भाषा की प्रकृति को ही ना समझना है, ये संकीर्णता नहीं है। ये बहुत बहुत अहम चीज है, इसको बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। कोई समाज, स्वाभिमानी समाज अपनी भाषा से ही मांग नहीं करता। आप उर्दू में कर सकते हैं क्या? आप मराठी में जाइए, वहां पर इस तरह की मराठी बोल के दिखाइए, किसी वहां के चैनल में उनकी मराठी सुनिए, आप बांग्ला चैनलों की बांग्ला सुनिए और हिंदी चैनलों की हिंदी सुनिए, आपको फर्क समझ में आ जाएगा। कोई स्वाभिमानी व्यक्ति और समाज अपनी भाषा के साथ ये खिलवाड़ नहीं कर सकता। फिर बचा ही क्या? ये बहुत बड़ी बात है, इसको मजाक में, चुटकुलों में मत उड़ाइए। अंग्रेजी भी ऐसे नहीं बनी। अंग्रेजी आप पढ़ें और सुने या बोलें तो उसमें वो अंग्रेजी नहीं होती जैसी आज हिंदी बोली जा रही। आप अंग्रेजी की किसी महफिल में जाइए, सभा में जाइए, कोई भाषण सुनिए, वहां पे ऐसी अंग्रेजी सुनाई पड़ती है क्या? आप बताइए, आप तो अंग्रेजी के आदमी हैं। आप भी, आप एनडीटीवी में वैसी अंग्रेजी बोल सकते हैं जैसी आप एनडीटीवी हिंदिया में बोलते हैं? आप क्या मतलब बहुत सारे लोग, ये फर्क क्यों है? मैं सिर्फ वही मांग कर रहा हूं कि जैसे अंग्रेज अंग्रेजी बोलते हैं,
जैसे एक स्वाभिमानी बंगाली आदमी बांग्ला बोलता है, जैसे एक मराठी आदमी मराठी बोलता है, जैसे एक स्पेनिश बोलता है, एक रूसी रशियन बोलता है, वैसे हम हिंदी बोले में यही तो कह रहे हैं। शुद्धता की तो बात ही नहीं हो रही, शुद्धता गड़बड़ है, शुद्धता नहीं चाहिए हमें संस्कृत नहीं चाहिए हिंदी में, लेकिन हमें साफ सुथरी, हमें सिर्फ हिंदी चाहिए, हमें अच्छी हिंदी चाहिए। और हिंदी उर्दू तो एक है ही भाई, साथ सहोदरी है, हिंदी में कहते हैं एक ही पेट से पैदा हुई है, उनको अलग कौन कर सकता। लेकिन आज उर्दू में भी आप और उस हिंदुस्तानी में भी जरूरत से ज्यादा अगर फारसी मिलाएंगे या अरबी मिलाएंगे तो क्या वो चलेगी? तो हम कहीं कोई सीमा तो बनाएंगे, या भाषा में कोई सीमा की जरूरत नहीं है, किसी किनारे की, किसी बाढ़ की, किसी छन्नी की जरूरत नहीं है। मेरा एक अभिज्ञान भाई को आखिरी सवाल, क्योंकि हमारा दूसरा सेशन है। ये सारी जो हमारी गुफ्तगू हुई, बातचीत हुई, आपको कहीं उम्मीद की किरण दिख रही है कि कुछ सुधार या जो? नहीं, बिल्कुल नहीं। लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल, सुनते हुए आ रहा था अभी गाड़ी में। मुझे कोई उम्मीद की किरण नहीं है। अभी हमारे यहाँ कोई कार्यक्रम होना है तो उसमें मुझे कहा गया कि आप किस विषय पर कार्यक्रम करना चाहेंगे। एक संगीतज्ञ हूँ, तो मैंने कहा मैं इसी पे करना चाहूँगा कि गीत संगीत कहाँ चला गया। इतना बड़ा योगदान, अशोक जी बैठे हैं, राहुल जी बैठे हैं भाषा का उसमें। तो बस एक छोटी सी बात यहाँ पे जोड़ दूंगा, कल अशोक जी भी थे, हम लोगों ने 2-3 पॉइंट जल्दी से नहीं उसी हवाले से हमें गजल सुन के आ रहे हैं एक बड़े शायर से, पूछने का नहीं, जिसकी जो रदीफ और काफिया था, पूछने का नहीं थे, वहां से कहीं 1000 किलोमीटर दूर के थे वो। उसी हवाले से मुझे याद आया। नहीं, दिक्कत और गंभीर प्रश्न तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अभी हाल में जो नौजवान मेडिकल की पढ़ाई करेंगे तो उसमें कितना बड़ा भाषा का विषय आ गया, क्योंकि ज़्यादातर जैसे उन्होंने कहा कि हर भाषा का अपना एक आयाम होता है, उसके इस्तेमाल का एक तरीका होता है। एक चीज़ मैं भी ज़रूर कहना चाहूँगा, हाल में मैंने एक नई चीज़ देखी जिससे मैं भी राहुल जी और अशोक जी, मुझे अच्छा नहीं लगा, और चूंकि यह मंच ऐसा है तो मैं उसको बताना चाहूँगा कि जो लोग अंग्रेजी जानते हैं और हिंदी भी जानते हैं, और जो लोग सिर्फ अंग्रेजी जानते हैं, हिंदी नहीं जानते, अब इन दोनों के बीच बड़ा खतरनाक और गहरा विवाद करवाया जा रहा है। हाल में मैंने एक विज्ञापन देखा, और आप ध्यान से सुनिएगा, जिसमें कुछ लाइनें जो भी कॉपीराइटर ने लिखी होंगी वो इस किस्म थी कि अंग्रेजियत को ठेंगा दिखाओ, तो और नौजवानों पर आधारित विज्ञापन। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे संस्थान से भी जुड़े हैं, बाहर वाले से भी जुड़े हैं, जो अंग्रेजी नहीं जानते, तो वो अक्सर लिखते हैं कि जो अंग्रेजी जानते हैं उनका कहने का तात्पर्य ये होता है कि जो अंग्रेजी जानते हैं, यहाँ पर 2 ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जिन्होंने उसमें काम भी किया है उस भाषा में, और उनको नीचा दिखाइए। अभी एक नई बात उसमें से निकल कर आ रही है, तो बजाय इसके नीचा नहीं, ठेंगा दिखाइए है। हाँ, ठेंगा दिखाइए, मैं नीचा नहीं दिखाइए। नहीं, अब यार यहाँ पे बैठे लोगों के सामने मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जब खुद भी संभाल के बोलूँ ना, तो इसीलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं आपसे नीचे मिलूंगा, मैं उसी जबान में आपसे बात कर लूंगा। तो मैं समझ रहा हूँ, तो ये एक नई चीज आई है कि अब इसको अगर आपको अंग्रेजी, हमारे एक मित्र हैं फिल्म इंडस्ट्री के पुराने, तो उनकी एक फिल्म आई हाल में, तो मैं हिंदी फिल्में नहीं देखता चूंकि, तो मैंने उनके फिल्म के विज्ञापन के माध्यम से देखा। उनको मैं जितना जीवन में जानता हूँ काफी वर्षों से, तो अंग्रेजी भी, जैसे राहुल देव जी कह रहे थे ना कि अंग्रेजी पर जब बहस होती है या अंग्रेजी की चर्चाएं होती हैं तो उसमें लोग बड़े बढ़िया हिसाब से भाषा बोलते हैं। नहीं, हमारे यहाँ पे अंग्रेजी भी, वो सब अलग अलग सबका दायरा है, लेकिन खूब एक्सेंट मिला के बोली जाती है। तो हमारे जो एक्टर मित्र हैं, बहुत मशहूर मुल्क के एक्टर हैं, तो
उनको मैं जितना जानता हूं तो वो बातचीत में भी बड़ी जबरदस्त एक्सेंट की अंग्रेजी बोलते हैं, और जबरदस्त से वो जो अमेरिका का टूटा फूटा अंग्रेजी वाला एक्सेंट होता ना, उसकी नकल करके। तो मैंने उनकी फिल्म का विज्ञापन देखा हाल में, तो उसमें उन्होंने किरदार ऐसा निभाया कि साहब उन्हें हिंदी आती है और वो जो कुछ करेंगे हिंदी में करेंगे, अपने स्टाइल की हिंदी में करेंगे, जो भी उनके तरीके से। मुझे बड़ी हंसी सी आई, तो मैंने उनको फोन किया तो तुरंत फोन पे उसी अंग्रेजी में रिस्पॉन्स मिला, यार ब्रो। तो ब्रो कहीं का शब्द नहीं है, लेकिन हम लोग सब इस्तेमाल करते हैं झूठ बोलने से। कोई दूध नहीं बोला? हाँ, नहीं दूध तो है, दूध तो होता ही है। तो एक और हमारे मित्र हैं, वो भी फिल्मों से ही हैं, तो उनका हमारा जन्मदिन एक ही दिन है, उन्होंने झूठ बोला। और वो हालांकि वो 3.5 साल का समय जेल में व्यतीत करके आए हैं, लेकिन जैसे ही मैंने उनको अपने जन्मदिन के दिन उनको भी मुबारकबाद देने के लिए फोन किया, तो पहले शब्द थे याडू। तो मेरा सिर्फ इतना सा कहने का मतलब है, मैं गंभीर, हाँ ये जरूर मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है, और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि एक हिस्सा, क्योंकि उसमें नौजवानों को जोड़ा जा रहा है, तो एक तो पहले भाषा सुधर नहीं रही है, ऊपर से एक वो वर्ग ना पैदा हो जाए जो जिसको अंग्रेजी आती है उससे झगड़ ले। अब समझ रहे मेरा पॉइंट जो है, मुझे इससे बड़ा ऐतराज नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? ये इसलिए नहीं हो सकता, अब देखिए सरफरों की बात दूसरी होती है, कहीं भी पैदा हो सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब आम विज्ञापन होगा, जब देखूंगा तो और उसका संदर्भ समझूंगा तभी टिप्पणी कर पाऊंगा। लेकिन मैं आपसे एक सिर्फ गुजारिश करूंगा आप सब लोगों से, यहाँ ज्यादातर लोग ऐसे बच्चे भी हैं जो बुनियादी तौर पर शायद उर्दू के हैं या हिंदुस्तानी के और हिंदी के होंगे। आप लोग और अशोक जी तो पूरा जीवन इन्होंने एक तरह से दिल्ली विश्वविद्यालय में बिताया है और बच्चों को कई तरह की पढ़ाई और प्रशिक्षण भी बिताया है, बहुत जीवन की कला और कौशल भी उन्होंने सीखा। मैं अक्सर जाता हूँ, अभी 3 दिन पहले ही दिल्ली विश्वविद्यालय के पिछले 2 हफ्ते में 2 बड़े इसमें बात कर चुका हूँ। एक कड़वी असलियत तो ये है कि एक हिंदी का आदमी या उर्दू का आदमी जब अंग्रेजी और अंग्रेजी वाले के सामने जाता है तो थोड़ा भीतर से दीन हो जाता है। ये बात तो बिल्कुल सही है, कह नहीं पाता वो। दिल्ली विश्वविद्यालय में आसपास के सारे प्रदेशों से कम 2 लाख बच्चे हर साल यहाँ दाखिला लेने आते, पढ़ने आते। ये वो बच्चे हैं जो कम से कम 90% लेकर आए हुए हैं, क्योंकि वरना तो दाखिला ही नहीं मिलेगा। तो ये ज़हीन बच्चे हैं, मेहनती बच्चे हैं और मक्खन हैं अपने अपने इलाके के। ठीक, ये सारे 2 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख जितने भी बच्चे हैं, ये हर रोज दिल्ली विश्वविद्यालय में और दिल्ली में हर रोज जलील होते हैं, थोड़ा थोड़ा मरते हैं। मरता है उनका आत्मसम्मान, उनकी गरिमा और उनका आत्मविश्वास, जो अपनी जिंदगी में तरक्की के लिए सबसे बड़ी ताकत है, हमारा आत्मविश्वास रोज मरता है, क्योंकि वो हिंदी के, क्योंकि अंग्रेजी के नहीं। ये वो समाज है जिसमें हर साल 3 से 4 बच्चे, ज़हीन बच्चे इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट या मेडिकल कॉलेजों में आत्महत्या करते हैं। ये लिखकर छोड़ के जाते हैं कि हमारी अंग्रेजी कमजोर है, हमारा सब लोग मखौल उड़ाते थे, मैं इससे कोप नहीं कर पा रहा हूँ। ये बेचारे हिंदी में और भी लिखते हैं, तो ये लिखकर कोप नहीं कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ, और इसलिए आप जान दे रहे। ये हमारे यहाँ हो सकता है। और इसलिए अगर ऐसे कुछ नौजवान पैदा हो जाएं जो हिम्मत से कह सके अंग्रेजी वाले को कि जाओ हम तुम्हें ठेंगा दिखाते, ठेंगे पर रखते, तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि वो रोज अंग्रेजी वालों से और अंग्रेजी से रोज दबते हैं, मरते हैं, आक्रांत होते हैं। देखिए राहुल जी, वो संदर्भ ये है विज्ञापन का जो आपको याद नहीं है, इनको भी याद नहीं, वो संदर्भ ये है, एक लड़की डांस करने आती है, वो संदर्भ ये है कि तालियों की आवाज क्या कभी अंग्रेजी में सुनी, जिसमें प्रतिभा होगी वो अपने आप को साबित कर लेगा, जिसमें प्रतिभा होगी वो अपने आप को साबित कर लेगा। जी, तो वो संदर्भ बिल्कुल भाषा का नहीं है, वो कुछ और है मामला। बस मुझे अभी इतना आपने दे दिया, मैं आपने तो कहा नहीं कुछ।
मैं अंत में कहता हूं, मेरे अपने वक्तव्य के दोस्तों, ये अनंत कथा है और बहुत देर तक हम इस पर बहस कर सकते हैं। जो बातें कह रहे हैं इनसे मैं सहमत हूं, ये मुझसे सहमत हैं, अर्ध सहमत हैं, पूर्ण असहमत हैं। ये एक तर और तम की विकास यात्रा है जो बनेगी। लेकिन 2-3 चीजें हैं जो अभिज्ञान जी और आपकी संवाद से मुझे अब आपसे जरूर कहनी है। एक तो ये कि हमारा समाज पहले ऐसा था कि हम किसी को हिंदी वाला, किसी को उर्दू वाला, किसी को अंग्रेजी वाला कहते थे। अब ये समय आ गया है, हम वालाओं में इनको नहीं बांट सकते। हम बहुभाषी हैं, हम त्रिभाषी हैं। मैं 3 भाषाएं जानता हूं, आप 3 भाषाएं जानते हैं। मैं आपको हिंदी वाला कह के क्या मैं अपमानित करना चाहूंगा? हिंदी वाला कहना या उर्दू वाला कहना अगर अपमान का संबोधन है, बंद कर दीजिए उसको। बिल्कुल हमें नहीं चाहिए, हमें हिंदी वाला कहना पसंद नहीं। हम भाषाएं जानते हैं। ऐसे करके जो विभाजन हो जाता है वो गलत है और इसको हमें धीरे धीरे, क्योंकि अंग्रेजी भी हमारी ताकत है। इस ताकत के रहते ही आप विश्व में प्रभुत्व की छवियां अपने अंदर देख रहे हैं। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि बहुत अच्छा वर्गीकरण अभिज्ञान कर रहे थे कि 2 तरह के लोग हैं। एक वे जो अंग्रेजी जानते हैं, हिंदी नहीं जानते हैं। एक वे जो अंग्रेजी भी जानते हैं और हिंदी भी बहुत अच्छी जानते हैं। तो कौन से लोग क्या रूप लेके अपना अस्तित्व सार्थक करते हैं? हर आदमी चाहता है अपने अस्तित्व को सार्थक करना। मैं जो कह रहा हूं कर रहा हूं। तो हमारे यहाँ बहुत अच्छी अंग्रेजी जानने वाले फिराक साहब भी थे। अंग्रेजी में हरिवंश राय बच्चन ने पीएचडी की थी, वो हिंदी के विद्वान। रामविलास शर्मा जी अंग्रेजी जानते थे। उन्होंने कभी वाला प्रसंग नहीं किया कि मैं अंग्रेजी वाला हूं, ये हिंदी वाले हैं। उन्होंने कभी अपनी आशिकी अंग्रेजी से नहीं दिखाई। उन्होंने मोहब्बत दिखाई अपनी शायरी से, उन्होंने मोहब्बत दिखाई अपनी रचनाओं से। तो हमारा ये जो संदर्भ है पीढ़ी दर पीढ़ी समाप्त हो जाएगा। लेकिन हमें भूल नहीं जाना चाहिए कि अंग्रेजी शोषकों की भाषा थी, अंग्रेजी औपनिवेशिक सत्ता की भाषा थी। अंग्रेजी के खिलाफ लड़ना उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ना हुआ करता था। आज वो बात नहीं है। वैश्विक संदर्भों में अब वो चीजें बदल गई हैं। लेकिन जो चीज हमारे जैविक अंशों के साथ आ गई है अंग्रेजी के प्रति या उनके अंदर हिंदी के प्रति, वो दैन्य भाव अगर दूर करना है तो बिहारी जो पत्रकार आते हैं आपकी चैनल में, उनसे सीखिए। उन्हें अपनी हिंदी बोलने में कोई डर नहीं लगता है, कैसी भी बोले, अंग्रेजी भी ऐसे कर देते हैं। भाई, जिंदा समाज की पहचान ये है कि वहाँ चर्चाएं चलती रहती हैं। चर्चाओं का कभी अंत नहीं होना चाहिए, चाहे वो चाय पर ही क्यों ना हो। बाहर चाय तैयार है, आगे चर्चा हो। अगर तशरीफ रखें, चाय अभी नहीं बनी है, कहाँ चले जा रहे हैं? जी देखिए जो पहले चाय जा रहे हैं उनको खाली कप मिलेंगे, बता रहे हैं। चाय नहीं बनी है, रुक जाइए, क्योंकि अभिलान भाई भी 12 सेकंड में कुछ बात अपनी बात कहना चाहते हैं। उसके बाद हम अपनी बात कहेंगे, फिर आप लोग चाय के लिए जाइए। हाँ तब सर उसको क्या करेंगे आप? उसको फिर जी अभिलान भाई आप एक आखिरी पॉइंट राहुल जी और अशोक जी को सुनने के बाद, बाजारीकरण को मत भूलिएगा। तो उसमें आर्थिक तरक्की की भाषा को अंग्रेजी मान लिया गया, तो वो भी एक बहुत बड़ा पहलू है और उसको भी हमको नहीं नजरअंदाज करना चाहिए। सिर्फ एक वाक्य जो हम सबके लिए जरूरी है। निडर होना, अभय होना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन सामने खड़ी मौत को देखकर या खतरे को देखकर आंख बंद कर लेना और कहना कि मैं परम अभय हूँ, निर्भय हूँ, ये कुछ और है। मैं उसको नाम नहीं दूँ। अशोक जी तो जानते ही होंगे, एंडी ग्रोव का नाम आप लोगों ने शायद सुना। एंडी ग्रोव इंटेल चिप के और इंटेल कंपनी के बहुत लंबे समय तक चेयरमैन रहे। उनका एक प्रसिद्ध वाक्य है जो मुझे रटा हुआ, ओनली द पैरानॉइड सर्वाइव। जो डरे हुए हैं वही बचते हैं। जिनको डर ही नहीं है, यानी जिनको डर का खतरा, जिनको खतरा दिखता ही नहीं है, वो जिंदा नहीं रहता। हमें अपनी जुबानों के लिए डरने की जरूरत है। हम डरेंगे तभी उनको बचा पाएंगे।
उनको छोड़ देंगे तो वो नहीं बचेंगे। मुझे याद आ रहा है भवानी प्रसाद मिश्र, उन्होंने कहा था तुम डरो नहीं लेकिन डर कहां नहीं है, तुम डरो नहीं लेकिन डर कहां नहीं है, कुछ खास बात पर डर की यहां नहीं। यही है ना, तुम्हें हमसे बिछड़ जाने की जल्दी है, कभी मिलना तुम्हारे मसले का हल निकालेंगे। बहरहाल मैं कैसर साहब से गुजारिश करता हूं कि हमारे जो मेहमान हैं उनका इस्तेमाल करें, आप उनको फूल दें और आप उनको फूल दें, और ये बात ये जुगलबंदी चलती रहे। अच्छा अशोक जी, राहुल जी और अभिज्ञान भाई, और आप तो खैर कैसर साहब को देने नहीं, नाराज हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। अब चाय तैयार है। अगले सेशन में मुशायरे में मिलते हैं। जश्न अदब के प्रेसिडेंट हैं शायर जनाब कैसर खालिद साहब, महाराष्ट्र में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं। जश्न अदब के वाइस प्रेसिडेंट हैं जनाब डॉक्टर अजय शर्मा साहब। और जश्न अदब जिनकी कोशिशों से कामयाबी की बुलंदियां छू रहा है और तेजी से अदबी हलकों में मशहूर हो रहा है, वो हैं जनाब कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब, जश्न अदब के सेक्रेटरी, खूबसूरत शायर और IT प्रोफेशनल। जश्न अदब का ये 5th इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल का 3rd फेज कैसा लगा हमें बताइएगा। हमारी मेल ID है waqtmedia@gmail.com। आप चाहें तो हमें YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसके लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए www.mushairalive.com, वहां YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। इजाजत दीजिए, शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए।